नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत हलचल है, चाहे भारत की बात हो, विदेश की बात हो, गाजा की बात हो। एक और खबर आ रही है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पुतिन 2024 में फिर से चुनाव लड़ने का मन नाहसद बना चुके हैं, बल्कि तैयारी भी कर चुके हैं। क्रेमलिन ने इसकी पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। 6 साल के लिए फिर से राष्ट्रपति पद के पुतिन हकदार, दावेदार, जो भी आप कहना चाहें, वो बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहली बड़ी खबर, लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में कार्रवाई, लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने की थी सिफारिश। बड़ी खबर, महुआ की सदस्यता जाने पर ममता ने उठाए सवाल। सदस्यता खत्म करना लोकतंत्र की हत्या, ममता ने कहा। स्पीकर ने कहा महुआ मोइत्रा का व्यवहार अनैतिक है। एक और बड़ी खबर आ रही है, महुआ के निष्कासन के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष। चर्चा के बाद प्रस्ताव पर हुई वोटिंग से विपक्ष का वॉकआउट। फैसले के बाद संसद के बाहर विपक्ष ने विरोध जताया। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के सबसे लोकप्रिय नेता, 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम नंबर 1 पर। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी सबसे ऊपर। एक और बड़ी खबर, विश्व की ये खबर आ रही थी, प्रधानमंत्री विश्व में सबसे मशहूर नेता हैं। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं। राजस्थान ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मिले। जयपुर में रविवार या सोमवार को विधायक दल की बैठक मुमकिन है। एक और बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी ने अपना विदेश दौरा रद्द कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया जाने वाले थे राहुल। दौरा रद्द होने का कारण अभी तक साफ नहीं है। बड़ी खबर, दिल्ली सरकार के मंत्रियों के विभागों में फेरबदल। कैलाश गहलोत और आतिशी के विभागों में फेरबदल। गहलोत को महिला बाल विकास, आतिशी को कानून मंत्रालय। एक और बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव में कुछ देर पहले एयर रेड सायरन गूंजे। सायरन बजने के बाद शेल्टर्स की तरफ भागे लोग। गाजा से हमास के रॉकेट अटैक का अलर्ट जारी हुआ है। फिर पुतिन 2024 में 5वीं बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे। पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी की घोषणा की। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। इन सभी खबरों के साथ अब आपको कर्टन रेजर में बताते हैं कौन कौन सी बड़ी खबरें जो इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहली खबर देखिए, अब बात करें पहली खबर की। क्या गाजा विनाश पट्टी बन चुका? गाजा में ऐसी तबाही युद्ध के 63वें दिन जो देखने को मिली, वो पहले कभी नहीं देखने को मिली। क्या नेतन्याहू बेरूत को गाजा बना देंगे? क्या इजराइल का ये प्रण मिडिल ईस्ट में तबाही लाएगा? नया गाजा, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी खबर, गाजा युद्ध में पहली बार अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। क्या दुनिया इस हमले का जवाब विश्व युद्ध के बदले के तौर पर देखेगी? चौथी खबर, मॉस्को में पुतिन रईसी के 9 कदमों की दुनिया में चर्चा इतनी क्यों है? क्या ये 9 कदम परमाणु युद्ध कराएंगे? और पांचवी खबर, आज महुआ मोइत्रा से संसद की सदस्यता छिन गई। इस मुद्दे पर दिन भर कैसे सियासी संग्राम छिड़ा था, रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। लेकिन पहली बड़ी खबर, आज गाजा की फिक्र करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गाजा में उत्तर से लेकर दक्षिण तक इजराइल ने भीषण बमबारी की है। बम वर्षा के बीच अब इजराइल ने हमास के लड़ाकों को दम घोट कर मारने की तैयारी कर ली है। पिछले 24 घंटे में आईडीएफ ने हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों पर जबरदस्त स्ट्राइक किए। कई बार तो 2-2 घंटे नॉनस्टॉप अटैक किया। कई बिल्डिंग्स नेस्तनाबूद कर दी गई हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि अब गाजा युद्ध में पहली बार केमिकल वेपन की एंट्री हो गई है, ऐसे सबूत दिखाई दे रहे हैं। क्या हमास लड़ाकों को तड़पा कर मारने की तैयारी है? और इसके साथ ही सिनवार के सफाई में अब बस कुछ घंटे ही बाकी बचे हैं, क्योंकि दावा है कि वो घिर चुका है। अंतिम प्रहार के लिए सही वक्त का इंतजार है। सबसे पहले गाजा में आईडीएफ के विध्वंस की ग्राउंड रिपोर्ट, जहां इजरायली फोर्सेस ने ऐसा हमला किया कि तस्वीरें वाकई में हैरान करती। बमबारी बर्बादी में घिरे गाजा का मंजर देखकर लगता है कि यहां अब कोई जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि पूरे गाजा में इसी तरह जबरदस्त अटैक हो रहे हैं। किसी को नहीं पता कब कहां से कोई बम या मिसाइल आकर गिर जाए और सब कुछ तबाह कर दे, क्योंकि अब गाजा का पूरा इलाका ही वॉर जोन बन चुका है। ये तस्वीरें देखिए, गाजा में आईडीएफ ने भीषण एयर स्ट्राइक की। कई इमारतों को जमींदोज कर दिया। धुएं के गुबार से तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हमले में 17 लोगों के मारे जाने का दावा है। खान यूनिस तो जैसे जल्द खंडहर में तब्दील होने वाला है। तस्वीरें यही तस्दीक कर रही हैं। खान यूनिस में इजरायली वॉरप्लेन ने जबरदस्त बमबारी की है। कई इलाकों को दहला कर रख दिया है। बीते 24 घंटों में इजरायल ने उत्तर से लेकर दक्षिणी गाजा तक बहुत तेज हमले किए हैं। जबालिया कैंप इलाके में नगर पालिका की बिल्डिंग को टारगेट किया गया।
आईडीएफ ने स्ट्राइक कर बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया। दावा है कि इस बिल्डिंग में हमास के लड़ाकों ने पनाह ली हुई थी। आईडीएफ लगातार दावा करता रहा है कि हमास के लड़ाकों ने स्कूलों, अस्पतालों समेत सार्वजनिक स्थानों को अपना ठिकाना बनाया हुआ है। इसी दावे के साथ इजरायली फोर्सेस ने फिलिस्तीन यूनिवर्सिटी की इमारत को निशाना बनाया। ग्राउंड ऑपरेशन में बिल्डिंग का वजूद ही मिटा दिया। आईडीएफ अब पूरे गाजा में ऑपरेशन कर रही है। आईडीएफ के जवान और टैंक फिलिस्तीन स्क्वायर तक पहुंच चुके हैं और हमलों को अंजाम दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि गाजा जंग में केमिकल वेपन की एंट्री हो चुकी है। जबालिया कैंप की तस्वीरें देखकर इजरायल पर केमिकल अटैक का आरोप लग रहा है, क्योंकि पूरा जबालिया कैंप जहरीले धुएं की चपेट में आ गया है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हालात ये हैं कि जान बचाने के लिए लोगों को मास्क पहनना पड़ रहा है। केमिकल अटैक के आरोपों के बीच देर अल बलहा इलाके में इजरायल ने बीती रात फास्फोरस बम दागे। कुल मिलाकर बीते 24 घंटे में 450 से ज्यादा टारगेट पर हमले किए गए। हमलों में हमास के मिलिट्री कंपाउंड, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और वेपन डिपो तबाह किए गए। इजरायली फोर्सेस पर गाजा में लोगों को जिंदा जलाकर मारने के आरोप लग रहे हैं। आरोपों के पीछे हमले और आग की ये तस्वीरें हैं। दावा है कि आईडीएफ ने उत्तरी गाजा के एक शेल्टर कैंप पर भीषण बमबारी की। बमबारी के बाद कैंप में आग की लपटें साफ देखने को मिली। इस आगजनी की चपेट में आकर कई लोग जिंदा जल गए हैं। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बीच हमास का डिप्टी चीफ याह्या सिनवार कहां है, ये सवाल जस का तस है। कल हमने इस वक्त अपने शो में दिखाया था कि आईडीएफ ने हमास के डिप्टी चीफ सिनवार का घर घेरने का दावा किया है। आईडीएफ ने अपने दावे को पुख्ता साबित करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया था। वो वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर है। याह्या सिनवार यानी गाजा का लादेन और 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड, आज उसी याह्या सिनवार की लोकेशन पर एक बड़ा अपडेट आया है। आईडीएफ ने याह्या सिनवार को लेकर एक और दावा किया। ये दावा क्या है और आईडीएफ के दावे को हमास ने कैसे काउंटर किया, ये रिपोर्ट देखें। याह्या सिनवार मारा गया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को इसी समाचार का बेसब्री से इंतजार है। आईडीएफ की तरफ से याह्या सिनवार को कभी सुरंग में घेरने का दावा होता है, कभी सिनवार के घर की घेराबंदी की खबरें आती हैं। हालांकि सिनवार का पता नहीं चलता। अपनी जान बचाने के लिए सिनवार लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। पहले पता चला कि सिनवार दक्षिणी गाजा में सुरंग में छिपा है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद खान यूनुस में उसके घर की घेराबंदी का बाकायदा वीडियो सामने आया, लेकिन सिनवार नहीं मिला। आईडीएफ के सिनवार के घर की घेराबंदी के दावे को हमास ने खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पर सिनवार की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वो एक मकान के मलबे के सामने कुर्सी पर बैठा है। तस्वीर को लेकर दावा है कि ये साल 2021 की है, जब इजरायली एयर स्ट्राइक में उसका घर नष्ट हो गया था। इसके बाद सिनवार ने दोबारा घर नहीं बनाया, तो आईडीएफ का दावा पूरी तरह गलत है। याह्या सिनवार को लेकर एक और दावा किया जा रहा है। दावे के मुताबिक सिनवार साउथ गाजा के खान यूनुस से राफा बॉर्डर की तरफ भाग गया है। राफा बॉर्डर वो इलाका है जहां शरणार्थियों के कई बड़े कैंप्स लगे हैं और इसी बॉर्डर के जरिए राहत सामग्री गाजा की धरती में प्रवेश कराया जाता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर सिनवार राफा में कहीं छिपा बैठा हो सकता है। शायद यही वजह है कि इजरायली एयरफोर्स ने राफा के इलाके में एयर स्ट्राइक की। इस स्ट्राइक में 7 लोगों की मौत हुई और 21 लोगों के घायल होने का दावा है। दरअसल गाजा बॉर्डर का इलाका मिस्र के सिनाई से सटा है। यहाँ कुछ दिन पहले शरणार्थियों के लिए करीब 5 मस्जिदों को खोला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी ही एक मस्जिद में बनी सुरंग से सिनवार खान यूनुस से भाग निकला है। इस बीच आईडीएफ ने दावा किया है कि उसे खान यूनुस में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान सिनवार का क्रेडिट कार्ड मिला है। हालांकि ये क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो चुका है। वैसे हकीकत ये भी है कि सिनवार जैसे लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी लोकेशन ट्रेस होने का खतरा होता है। दक्षिण गाजा के खान यूनिस से इजरायली डिफेंस फोर्सेस की 98th डिवीजन का वीडियो सामने आया। 98th डिवीजन के सैनिक खान यूनिस में
बढ़त बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हमास के कई ठिकाने सुरंगों को तबाह करने का दावा किया गया है, साथ ही हमास के कई लड़ाकों को ढेर किया गया है। गाजा के साथ ही इधर लेबनान में के मोर्चे पर भी भीषण लड़ाई छिड़ गई। बीते 24 से 48 घंटे में यहाँ हलचल काफी तेज हो गई। इजराइल की एयर स्ट्राइक लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बढ़ गई। बमों की बौछार की जा रही है। लेबनान में हाहाकार मचा हुआ है। नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि अब वो लेबनान को भी नहीं छोड़ने वाले। लेबनान के साथ 3 और मोर्चों पर जंग छिड़ी हुई है। आप इनके बारे में भी जान लीजिए। इस वक्त मिडिल ईस्ट में लेबनान, यमन और सीरिया और इराक 4 फ्रंट सुलग रहे हैं। ये देखिए जरा आप, जबकि गाजा में पहले से ही तबाही मची हुई है। यानी कुल मिलाकर जंग के 5 फ्रंट, हर तरफ से विध्वंसक युद्ध जारी, जिसमें इजराइल के साथ अमेरिकी ठिकाने पर भी अटैक हो रहा है। लेकिन पहले आप लेबनान में क्या हुआ ये जान लीजिए। हमास को मिट्टी में मिलाने के मिशन में जुटा इजराइल अब लेबनान को भी नेस्तनाबूद करने में जुटा हुआ है। लेबनान पर इजरायली हमले का विनाशकारी वीडियो सामने आया है। आईडीएफ हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर ध्वस्त कर रही है। लेबनान के रिहायशी इलाकों पर बारूद बरस रहे हैं। इजराइल की बमबारी में हिजबुल्लाह के कई हथियार डिपो तबाह हो गए। रॉकेट लॉन्चर सेंटर्स को भी टारगेट किया गया। तबाही का मंजर देखकर लगता है कि इजराइल किसी भी हाल में अपने सबसे खूंखार दुश्मन हिजबुल्लाह की धरती को रक्त रंजित किए बिना छोड़ने वाला नहीं है। लेबनान के मजदल में हमले से अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई। हमास से जंग के बीच हिजबुल्लाह इजराइल के लिए दूसरा बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। लिहाजा इजराइल ने भी उस पर हमले तेज कर दिए हैं। भीषण अटैक के बीच नेतन्याहू आईडीएफ के नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां से उन्होंने धमकी दी कि अगर हिजबुल्लाह ने युद्ध की शुरुआत की तो बेरूत को गाजा और दक्षिण लेबनान को खान यूनिस में बदल दिया जाएगा। हालांकि इजरायली हमले का हिजबुल्लाह ने भी करारा जवाब दिया। काउंटर अटैक करते हुए हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल पर रॉकेट दागे, लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम कर दिया। हिजबुल्लाह के रॉकेट को आसमान में ही नष्ट कर दिया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के अल मनारा इलाके में आईडीएफ पोस्ट पर पिन पॉइंट अटैक किया। हमले में आईडीएफ की पोस्ट तबाह हो गई। वार पलटवार में नेतन्याहू ने धमकी दी तो हिजबुल्लाह भी कहां चुप रहने वाला था। हिजबुल्लाह ने अपने स्नाइपर्स का वीडियो जारी कर इजराइल को धमकी दी। अल कसाम ब्रिगेड के स्नाइपर्स को भी एक्शन में दिखाया गया। हिजबुल्लाह ने प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का संदेश है। वीडियो में हिजबुल्लाह लड़ाके वॉर एक्सरसाइज करते दिखे। इन वीडियोस के जरिए नेतन्याहू को यह संदेश देने की कोशिश है कि अगर इजराइल वार करेगा तो हिजबुल्लाह फाइटर्स भी आईडीएफ को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब सवाल यह है कि हिजबुल्लाह के किस एक्शन पर नेतन्याहू भड़के और लेबनान की राजधानी बेरूत को गाजा बना डालने की धमकी दी है। हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। रॉकेट और मिसाइल से इजराइल पर हमले, आईडीएफ के ठिकानों और उत्तरी इजराइल पर हमले किए गए। सीमा पर बसे गांवों को निशाना बनाया गया है, जिसमें एक इजरायली की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। 1982 से 1985 तक इजराइल लेबनान के बीच जंग चली। इसके बाद 2006 में हिजबुल्लाह के साथ 34 दिन तक लड़ाई हुई। दोनों युद्ध में लेबनान से लेकर इजराइल तक भारी तबाही हुई। लेकिन 2006 के बाद हिजबुल्लाह अपनी ताकत में काफी इजाफा कर चुका है। उसके पास ईरान के खतरनाक हथियार हैं, मिसाइल है, रॉकेट है। उसे दुनिया में शिया मुस्लिम प्रधान देशों का भारी समर्थन हासिल है। देखिए क्या मामला है। नेतन्याहू बहुत दबाव में है। उनकी वॉर कैबिनेट के एक बड़े नेता के जो बेटे हैं
वो गाजा में शहीद हो गए। लेबनान के फ्रंट पर लोग परेशान हैं। लेबनान से जुड़ा जो इजराइल का बॉर्डर है वहां पर लोग परेशान हैं। वेस्ट बैंक में हलचल बढ़ गई। इस बीच नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी चार्जेस भी वो भी खुल चुके हैं। और अमेरिका ने ये साहब इन्होंने ऑलरेडी 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रखा है। क्या करेंगे नेतन्याहू? हालांकि अब खबर इस मोर्चे की करते हैं। इजराइल का दोस्त अमेरिका टारगेट पर है। इजराइल से 1100 किलोमीटर दूर बगदाद में आज अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया। गाजा युद्ध में यह पहली बार है जब दूतावास को टारगेट कर ग्रीन जोन में बॉम्ब एक्सप्लोजन्स की आवाज सुनाई दी। करीब 2 दर्जन अटैक हुए ऐसा कहा जा रहा है। सीधे ये बाइडेन को चुनौती है। गाजा में छिड़ी लड़ाई ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। इस इलाके में उसके ठिकाने बार बार निशाना बन रहे हैं। ईरान समर्थित संगठन सीरिया से लेकर इराक तक में अमेरिकी बेस को टारगेट कर रही हैं। लेकिन इस बार बगदाद में यूएस के दूतावास पर हमला हो गया। इस बार बगदाद के हाई सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन में अमेरिकी एम्बेसी पर अटैक किया गया, जिसके बाद पूरा इलाका सायरन की आवाज से गूंज उठा। गाजा युद्ध में अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, जिसके बाद से वो इन इलाकों में एक्टिव मिलिशिया संगठनों के निशाने पर है। अल जजीरा के मुताबिक सुबह 4:15 बजे अमेरिकी दूतावास की ओर 14 कत्यूशा रॉकेट दागे गए, जिनमें कुछ दूतावास के गेट के करीब जबकि बाकी टिग्रिस नदी में गिरे। हमले का शक ईरान समर्थित संगठन पर है। अमेरिका कई बार यह आरोप लगा चुका है कि ईरान अपने मोहरों को उकसा रहा है और उनको रॉकेट और ड्रोन दे रहा है। दूतावास से पहले इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस पर 78 हमले हुए। इराक में 37 और सीरिया में 41 हमले हो चुके हैं और इन हमलों में अमेरिका के 60 सैनिक घायल हुए। हालांकि अमेरिका भी इन हमलों का जवाब देता रहा है, लेकिन मिलिशिया ग्रुप के हमले नहीं रुक रहे। सीरिया में अमेरिकी बेस टारगेट पर है। अब उसके साथ ही इजराइल ने वहां हमले शुरू कर दिए। सीरिया के हदर में इजरायली सेना ने अटैक किया है। वहां ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों को टारगेट किया गया है। इजरायली सेना की मिलिशिया पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई। दावा है कि आईडीएफ के हमले में इन संगठनों को भारी नुकसान पहुंचा है। सीरिया सीमा के पास भी इजराइल में 4 लोग मारे गए हैं। एक कार को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। लेकिन एक संगठन और है जो अमेरिका और इजराइल दोनों को कड़ी चुनौती दे रहा है। हम बात कर रहे हैं यमन के हथियारबंद संगठन हूती की। गाजा युद्ध में वो भी हमास का साथ दे रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आई है। यूएस मीडिया में दावा है कि अमेरिका ने इजराइल को आगाह किया है कि वो हूती के हमलों का जवाब न दे। सवाल है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? वो हूती से नहीं भिड़ना चाहता है या प्लान कुछ और है? अमेरिका ने यमन में एक्टिव हूती विद्रोहियों के हमले पर पलटवार करने से इजराइल को रोक दिया है। पेंटागन ने कहा है कि हूती के पीछे ईरान खड़ा है, वहीं से उसे हथियार भी मिल रहे हैं। 7 अक्टूबर से शुरू हुई भीषण लड़ाई के बाद से ही हूती ने कई बार इजराइल पर मिसाइल दागी। बुधवार को भी उसने इलॉट शहर को निशाना बनाया, लेकिन इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम ने उसे लाल सागर में ही मार गिराया। तो सवाल है कि इजराइल को अपनी रक्षा से अमेरिका क्यों रोक रहा है? क्या खूंखार हूती को छोड़ दिया जाएगा? वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक हूती को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि अमेरिका ने इजराइल से कहा है कि वो हूती को खुद सबक सिखाएगा। गाजा युद्ध के बाद से ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नेवी की तैनाती बढ़ गई। उसके युद्धपोत हर तरफ डेरा डाले हुए हैं। कई बार ऐसा भी हुआ जब हूती विद्रोहियों की ओर से दागी गई मिसाइल को अमेरिका ने इंटरसेप्ट किया। दरअसल अमेरिका को डर है कि यमन में इजराइल के हमलों से गाजा जंग का विस्तार हो सकता है। हूती पर हमले की वजह से हिजबुल्लाह भी अटैक तेज करेगा। हूती और हिजबुल्लाह दोनों को ईरान का समर्थन हासिल है। ऐसे में ईरान अगर जंग में उतरा तो पूरा मिडिल ईस्ट वॉर जोन बन जाएगा। तबाही को रोकना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका का दूसरा डर ये भी है कि हूती विद्रोही अरब देशों के भी दुश्मन हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हूती सऊदी अरब और यूएई को निशाना बना सकता है। तेल की पाइपलाइनों और कुओं पर हमले की धमकी दी गई है। सऊदी अरब पर खतरा इसलिए भी है क्योंकि इस युद्ध के दौरान यमन की ओर से दागी गई मिसाइल गिराने में वो भी शामिल रहा है। अमेरिका इसलिए हूती को एंगेज नहीं करना चाहता है क्योंकि यमन की तरफ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑयल पैसेज है
जहां से दुनिया का करीब करीब 4 से 9% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। यमन जब चाहे उस कनाल को ब्लॉक कर सकता है। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिका डायरेक्टली किसी भी युद्ध में अपने आप को एंगेज नहीं करना चाहता है, क्योंकि चुनाव नजदीक। युद्ध के 80 दिन बाद रूस का यूक्रेन पर क्रूज मिसाइल अटैक। रूस ने यूक्रेन पर दागी 19 क्रूज मिसाइलें। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने 14 मिसाइलें मार गिराने का दावा किया है। 1480 में से सर्दी में रूसी टारगेट पर यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। रूसी पोजीशन पर यह अटैक यूक्रेनी ब्रैडले की फायरिंग का है, जो बताने के लिए काफी है कि रूस यूक्रेन की जंग में तबाही का नया चैप्टर विंटर वॉर जुड़ चुका है, जिसमें आमने सामने की लड़ाई से ज्यादा फोकस अब आर्टिलरी से युद्ध लड़े जाने पर किया जा रहा है। इसका एक और सबूत क्रास्नोलिमंस्क फ्रंट से मिला, जहां यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को रूसी फोर्स ने गोलाबारी करके तबाह कर दिया। जंग के मैदान में यूक्रेनी टैंक तोप भी उतनी ही शिद्दत से गरज रही हैं। ये एक्शन स्वीडन की 155 mm सेल्फ प्रोपल गन आर्चर के एक्शन का है, जिसने रूसी ठिकानों पर तबाही मचाई। रूस की इवानोवो एयरबॉर्न फोर्स इस तरह के हमलों का जवाब ड्रोन अटैक से दे रही है। यूक्रेनी टैंक तबाह करने के साथ साथ कई यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया। ज़ेपोरिज़िया फ्रंट पर रूस का ये बख्तरबंद वाहन मोर्चे पर जा रहा था, लेकिन यूक्रेन की 65वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के टारगेट पर आ गया। जानकार मान रहे हैं कि इस विंटर वॉर का सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि रूस अब यूक्रेन के लोगों को सर्दी में 3rd डिग्री टॉर्चर महसूस कराने के लिए एनर्जी सेक्टर पर अटैक ज्यादा कर रहा है। गुरुवार को फ्रंट लाइन पर यूक्रेन के एक ऐसे ही थर्मल पावर प्लांट पर शेलिंग करके काफी नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद कीव के एनर्जी से जुड़े अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस हमले के कारण 2 पावर यूनिट बंद करनी पड़ी। यूक्रेनी मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी कि इन रूसी हमलों और उससे पैदा हुए तकनीकी कारणों की वजह से 408 बस्तियां अंधेरे में डूब गई। सर्दी में गिरते तापमान के बीच ये किस कदर चिंता का विषय है, इसे ऐसे समझिए। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने यूएनएससी को बताया कि यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं पर बढ़ते रूसी हमलों से पूरे देश में मानवीय स्थिति खराब हो रही है। सहायक महासचिव मिरोस्लाव जेनका ने इसके साथ ये अपील की कि रूस को ऐसे हमले नहीं करने चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन करता हो। पुतिन एक तरफ यूक्रेन पर हमले तेज कर रहे हैं, वहीं यूक्रेन से लेकर गाजा तक वो अमेरिका को कूटनीतिक मोर्चे पर घेरने की कोशिश में। पुतिन कल यूएई और सऊदी अरब का दौरा करके मॉस्को लौटे और यहां उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति रईसी से मुलाकात की। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा रईसी से? उन्होंने कहा, जब मैं यूएई जा रहा था तो मैंने सोचा रास्ते में मैं ईरान की ओर ड्रॉप कर जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी समय कम है और आप यहां पर आ ही रहे हैं तो आपसे यहीं पर मुलाकात हो जाएगी और आपके सुप्रीम लीडर को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ये पुतिन के शब्द थे। 5 घंटे चली इस मीटिंग में वॉशिंगटन परेशान है, क्योंकि ईरान और पुतिन की जो मुलाकात हुई है, ईरान और रूस की मुलाकात से वॉशिंगटन में एक हलचल बढ़ गई है कि ये कौन सा डिफेंस और एनर्जी का टाई अप तैयार हो चुका है। क्रेमलिन के सेंट्रल हॉल में ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने पुतिन से मिलने के लिए 6 कदम आगे बढ़ाए और उनका इंतजार कर रहे पुतिन ने हाथ मिलाने के लिए 3 कदम आगे बढ़ाया। रईसी ने इस दौरान पुतिन को अस्सलाम वालेकुम कहा, तो पुतिन ने जवाब में उन्हें वालेकुम अस्सलाम कहा। इसके बाद मॉस्को में दोनों लीडर्स के बीच करीब 5 घंटे तक मीटिंग हुई। इस दौरान रईसी ने पुतिन के सामने मिडिल ईस्ट में गाजा युद्ध का मुद्दा उठाया। इजराइल पर नरसंहार और अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी देशों पर इजरायली अपराधों के साथ देने का आरोप मढ़ा। ये भी कहा कि मानवाधिकार की रक्षा करने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इस नरसंहार पर चुप्पी साधे हैं। 5 घंटे बाद रईसी पुतिन के बीच ये मीटिंग जब खत्म हुई, तब भी रूस ईरान रिश्तों में गर्मजोशी दिखी। पुतिन रईसी को उनकी कार तक छोड़ने आए। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक इस दौरान रईसी पश्चिम के रवैये को लेकर खासे नाराज दिखे। उन्होंने पुतिन से कहा कि गाजा में नरसंहार केवल मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी मानवता पर खतरे जैसा है, इसलिए इजरायली बमबारी को हर हाल में रोकना होगा।
पुतिन खुद इस हमले पर पहले से काफी मुखर है। वो जब यूएई और सऊदी की यात्रा पर थे तब वहां से भी उन्होंने गाजा युद्ध पर अमेरिका की परेशानी बढ़ाने वाला बयान दिया था। लेकिन रईसी और पुतिन की इस दोस्ती पर अमेरिका ने क्या कहा, ये जानना भी दिलचस्प है। मॉस्को में इस हाई प्रोफाइल मुलाकात के बीच अमेरिका ने चेतावनी दी कि ईरान रूस से घातक हथियारों का जखीरा खरीदेगा और उन रूसी हथियारों के दम पर मध्य पूर्व को अस्थिर करने की कोशिश करेगा, जबकि रूस ईरान से मिली बैलिस्टिक मिसाइल की शक्ति का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ करेगा। ये तनाव तब है जब बाइडेन एक दिन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर यूक्रेन को मदद बंद की गई तो रूस जंग जीत लेगा और फिर नेटो देशों पर भी हमला करेगा। इसी मीटिंग में, इसी ब्रीफिंग में बल्कि जॉन कर्बी ये भी कहते हैं कि गाजा के लिए अमेरिका के अलावा कोई ऐसा मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा कुछ किया हो। खैर, पुतिन के करीबी मेदवेदेव की वर्ल्ड वॉर की चेतावनी एक बार फिर। रूस नेटो के बीच सीधा टकराव मुमकिन है, मेदवेदेव ने कहा। रूस नेटो में जंग एक वास्तविक खतरा, मेदवेदेव ने कहा। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से इनकार नहीं, मेदवेदेव ने कहा। क्यूबा संकट के बाद सबसे ज्यादा खतरा, मेदवेदेव ने कहा। और ये मेदवेदेव तब कह रहे हैं जब बाकायदा रशिया के इंटेलिजेंस चीफ ने यह कहा है कि मॉस्को की ओर देख रहा अमेरिका एक और वियतनाम के लिए तैयार हो जाए। रूस की चेतावनी महायुद्ध का ऐलान है। और बात जहां तक यूक्रेन युद्ध की है तो पुतिन का हर दांव यहां भारी पड़ रहा है। यूक्रेन और अमेरिका की परेशानी बढ़ाने वाली एक सनसनीखेज रिपोर्ट न्यूज़वीक ने दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने बहुत पहले सीक्रेट तरीके से एक सुसाइड स्क्वाड बनाया था। इसे स्टॉर्म जी दस्ता कहा जा रहा था, जिसमें महीनों से हजारों कैदी भर्ती किए जा रहे थे, जिन्हें सबसे भीषण लड़ाई वाली जगह भेजा जा रहा था। हालांकि ना कभी रूसी रक्षा मंत्रालय ने और ना ही रूसी सैन्य अधिकारियों ने इसका खुलासा किया। लेकिन न्यूज़वीक को पता चला है कि स्टॉर्म जी दस्ते में शामिल कुल दोषी कैदियों की संख्या करीब 1 लाख है। इन्हें 6 महीने तक जंग लड़ने के बदले में रूसी राष्ट्रपति की तरफ से क्षमादान की पेशकश की गई थी। इनमें से अब 50,000 कैदी रूस की सड़कों पर चलने के लिए पूरी तरह आजाद। और सबसे ज्यादा हैरानी यह है कि इसी स्टॉर्म जी दस्ते में कई कैदी नरभक्षी हैं। युद्ध के मैदान में ज़ेलेंस्की की सेना का मुकाबला किन लोगों से हो रहा है, इसका अंदाजा आप न्यूज़वीक की इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। शायद इसीलिए रूस की विदेशी खुफिया SVR के प्रमुख ने अमेरिका को एक चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लिए अमेरिका का समर्थन खतरनाक है। यूक्रेन अधिक से अधिक संसाधनों और लोगों की जान लेने वाला ब्लैक होल बन जाएगा। यह पश्चिमी समर्थन यूक्रेन को दूसरे वियतनाम में बदल देगा। यह दूसरा वियतनाम वॉशिंगटन को बरसों तक परेशान करेगा। अमेरिका अपने रवैये से रूस के निशाने पर है तो भारत अपने सफल कूटनीति से रूस अमेरिका दोनों का करीबी है। पुतिन ने कल प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। पुतिन ने कहा कि मोदी की गारंटी भारत के विकास की गारंटी है। कोई भी मोदी को मजबूर नहीं कर सकता है और प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रहित में फैसले से चौंकाते हैं। यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री मोदी के लिए, क्योंकि ऐसा ही स्टेटमेंट जो बाइडेन की तरफ से भी आ रहा है। तो दुनिया के 2 ऑपोजिट पोल्स में एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर व्यक्ति कॉमन फैक्टर बनकर सामने आ रहा है। मोदी के मुरीद पुतिन। पुतिन ने क्या कहा? मोदी की वजह से रूस और भारत के मजबूत संबंध। नंबर 1, मोदी को धमकाया मजबूर नहीं किया जा सकता है। भारतीयों के हितों के लिए मोदी सख्त दिखते हैं। मोदी के राष्ट्र हितों के फैसले मुझे चौंकाते हैं। विदेश नीति की बात की जाए, भारत की विदेश नीति की भी तारीफ की। व्यापार पर भारत रूस का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम नंबर 1 पर। ग्लोबल सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी सबसे ऊपर। दुनिया भर में नेताओं की अप्रूवल रेटिंग जानने के लिए यह सर्वे किया गया, जिसके लिए ग्लोबल सर्वे एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने डेटा इकट्ठा किया।
ये डेटा 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच यानी बहुत लेटेस्ट है। यानी एक हफ्ते के दौरान ये डेटा जुटाया गया जिसमें सभी देशों के लोगों से राय पूछी गई। हालांकि देशों के हिसाब से सैंपल साइज में थोड़ा अंतर भी है। इस आधार पर मॉर्निंग कंसल्ट ने जो रिजल्ट जारी किया उसके मुताबिक दुनिया में 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी पहले पायदान पर है। दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 66% है, 10% का डिफरेंस है। तीसरे नंबर पर 58% के साथ अप्रूवल रेटिंग के साथ स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट एलन बर्सेट हैं। ये देखें जरा। फिर उनके नीचे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, इनकी रेटिंग 49% है। सर्वे में 47% रेटिंग के साथ पांचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज हैं। छठे नंबर पर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी है, उनकी अप्रूवल रेटिंग 41% है। छठा नंबर तक तो बता दिया, बाइडेन कहां है? खैर जाने दिए, उनके चुनाव नजदीक है। अब राजनीति की वो खबर जिसने दिल्ली से बंगाल तक सियासी तापमान बढ़ा दिया। आज टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा लोकसभा के एक फैसले से पूर्व सांसद बन गई। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो गई। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में महुआ की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने महुआ की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा में चर्चा के बाद प्रस्ताव पर वोटिंग हुई और फिर महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने का प्रस्ताव पास हो गया। हालांकि विपक्ष ने वोटिंग के दौरान बॉयकॉट किया। इस फैसले के बाद संसद के बाहर विपक्ष ने शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के नेता महुआ मोइत्रा के साथ गांधी प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी महुआ के साथ दिखी। विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने बहुमत के दम पर महुआ मोइत्रा के साथ अन्याय किया। सदस्यता जाने के बाद महुआ मोइत्रा का पहला रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, उन्हें अडानी के खिलाफ बोलने की सजा मिली। सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है, इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। The Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to thokdo us into submission. The Ethics Committee, without getting to the root of this, has decided to hang me. It refused to summon the businessmen to orally testify, and there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। I am 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. महुआ मोइत्रा की सदस्यता बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के बाद गई। निशिकांत दुबे ने यह शिकायत सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई की मदद से की। निशिकांत दुबे ने शिकायत में जय अनंत देहाद्राई की डिटेल रिसर्च का हवाला दिया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर शिकायत की। स्पीकर ने मामला लोकसभा की एथिक्स कमेटी को भेजा। एथिक्स कमेटी ने 25 दिन की जांच की। महुआ मोइत्रा और दूसरे पक्षों से सवाल जवाब किए गए। एथिक्स कमेटी ने सभी पक्षों को सुनने और जांच करने के बाद 495 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट लोकसभा में पेश की, जिसमें महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई।
संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने महुआ की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग हुई, जिसमें महुआ की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव को पास कर दिया गया। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट और संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी के प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा हुई। सरकार और विपक्ष की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गईं, आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि महुआ मोइत्रा के लोकसभा से निष्कासन के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने क्या कहा और कैसे इससे राजनीति शुरू होगी। जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। Didn't allow Mahua to take her own stand to explain her situation. Today maybe they are in majority, but tomorrow they may not be there. I strongly condemn it. Party is totally behind the Mahua, and our party will fight along with Indian Alliance together. बेबुनियाद तथ्यों पर आधारहीन और सिर्फ बदले की भावना से ये किए गए हैं। उसने तो स्वयं उन्होंने स्वीकारा है, मुझे ऐसे ब्रांड का स्कार्फ मिला है, ऐसे ब्रांड का लिपस्टिक मिला है, इन्होंने तो इनकार नहीं किया है। एंड शी हैज ट्रैवल्ड मोर देन 36 टाइम टू वेरियस अदर प्लेसेस। और हीरानंदानी ने स्वीकार कर दिया है कि ये तो इनका पूरा जर्नी तो मैंने स्पॉन्सर किया हूँ। जिसका एफिडेविट का हीरानंदानी का एफिडेविट को रिलाई कर रहे हैं, एथिक्स कमेटी के पास हीरानंदानी नहीं आया, जो महुआ मोइत्रा को हीरानंदानी का क्रॉस एग्जामिन करने नहीं दिया। 2013 तक महुआ मोइत्रा इनकम टैक्स पे ही नहीं थी, 0 रुपया पे करती थी, और उसके बाद 5 वर्षों में कैसे उन्होंने 35 देशों की यात्रा की है, यह बताना चाहिए। कम आप सुनते तो वो भी आपको गवारा नहीं, जो चीज आपके मैंडेट में नहीं है वो आप कर बैठे। तो जाहिर तौर पर मेरा मानना है कि आपने ये संदेश दे दिया कि गोडसे को देशभक्त बताने वाला गांधी के हत्यारा वो संसद में बैठे। सांसदों के शपथ लेने का बाद संसद का धर्म इन्होंने भ्रष्ट कर दिया। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करने को काफी गंभीर माना। जांच के बाद एथिक्स कमेटी ने अपनी सिफारिश में लिखा, महुआ मोइत्रा ने सांसदों के पोर्टल पर लॉगिन के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड अनधिकृत व्यक्ति को दिया है, जो अनैतिक आचरण और सदन की अवमानना है, जिसका असर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, यानी जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। एथिक्स कमेटी ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की। इसी के साथ एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट में लिखा कि महुआ मोइत्रा ने के आपत्तिजनक, अनैतिक, घृणित और आपराधिक आचरण की गहन जांच की जाए। महुआ मोइत्रा पहली लोकसभा सांसद है जिनकी सदस्यता एथिक्स कमेटी की सिफारिश के आधार पर गई है। वैसे एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर राज्यसभा में 2 सांसदों की सदस्यता जा चुकी है। 2005 में छत्रपाल सिंह लोढ़ा को लोकसभा से निष्कासित किया गया। 2006 में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसको करेक्ट करना चाहूंगा, मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, राज्यसभा से निष्कासित किया गया। 2006 में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर साक्षी महाराज की संसद सदस्यता खत्म की गई थी। लेकिन यहां आपको बता दें कि संसद की एथिक्स कमेटी 2015 में पूरी तरह प्रभावशाली हुई, इससे पहले के फैसले एडहॉक एथिक्स कमेटी ने लिए थे। अब फिक्र की एक ऐसी खबर जिसमें एक बड़ी तस्वीर और एक बड़ी खबर वो बता रही है। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नोट है, 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट। ये इतने नोट हैं कि इनको रखने के लिए 9 अलमारियां कम पड़ गई, 156 बैग कम पड़ गए। यही इन्हें बैंक ले जाने के लिए ट्रक लाना पड़ा। कैश को गिनने के लिए कई मशीनें लगाई गई। खबर है कि दरअसल ये नोट कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकाने पर मिले हैं, जो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं। ऐसे में इस खबर की हर छोटी बड़ी डिटेल जानकारी आपको जाननी चाहिए।
लेकिन पहले इन तस्वीरों पर हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट देखें। हर तरफ नोट ही नोट, 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट, एक दो नहीं 9 अलमारियों में नोट, एक दो नहीं बल्कि 156 बैग में नोट। नोट से भरे इस कमरे के 56 सेकंड के इस वीडियो ने पूरे देश को हैरान कर दिया। आयकर विभाग के अधिकारी जब इस कमरे में पहुंचे तो एक साथ 9 अलमारी देख हैरान रह गए, जिनमें सिर्फ और सिर्फ नोट भरे थे। ये अलमारियां उस वक्त भी कुछ इसी तरह कैश से भरी हुई थी, जिस तरह आप देख रहे हैं। इन अलमारियों में से किसी में सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए के नोट ही नोट थे, तो किसी में सिर्फ 200 रुपए के नोट थे, तो किसी में सिर्फ 100 के बंडल थे। यही नहीं, जो नोट अलमारियों से बाहर रह गए वो बैग में रखे गए, इतने कि 156 बैग भी कम पड़ गए। इतने नोट की इन्हें बैंक ले जाने के लिए ट्रक लाना पड़ा। कैश को गिनने के लिए कई मशीनें लगाई गई।